दोस्तों, इजराइल और ईरान का भीषण सैन्य संघर्ष 70 घंटे से ज्यादा इसका वक्त हो चुका है और बीती रात ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश इजराइल के कई शहरों में देखने को मिली। और अब तक जो जानकारी निकल कर आई है वो इस ओर साफ इशारा करती है कि इजराइल ने कल्पना भी नहीं की थी ईरान कुछ उस तरह से हमला कर रहा है। हालांकि अब ये जैसे रोज का दस्तूर हो गया है कि दिन में इजराइल ताबड़तोड़ हमले करता है और रात में ईरान ताबड़तोड़ हमले करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है जो आपके लिए जानने की जरूरत है। जिस वक्त आप और हम सो रहे थे उस वक्त इजराइल के कई शहरों में ताबड़तोड़ ईरान के हमलों के बाद दहशत मची हुई थी। दोस्तों, इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड अडोम, ये देखिए, ये उसका ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है। उन्होंने कहा है कि सोमवार सुबह ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में 12 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। ये ऑफिशियल जानकारी उन्होंने शेयर की है। देखिए, लिखते हैं, रॉकेट हमलों के बाद अब तक एमडीए की टीमों ने 12 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तेल अवीव में एमडीए तलाशी अभियान चला रहा है। आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो अब इजराइल में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, दरअसल वो तस्वीर उससे कहीं बड़ी है। दोस्तों, हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में भीषण नुकसान की तस्वीरें भी आ रही हैं। कुछ जानकारी मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। बीती रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की है ईरान ने। लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट है। तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेवा, हाइफा और अन्य शहरों में हवाई हमलों के सायरन लगातार सुने जा रहे हैं। कुछ जगहों में नागरिकों को सुरक्षा के लिहाज से बंकरों में भेज दिया गया है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक ईरानी हमले में हाइफा शहर में कई लोग घायल हैं। हाइफा तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर है और ये इजराइल का एक बड़ा बंदरगाह है। वहीं दोस्तों, ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख मोहम्मद काजेमी की रविवार को मौत हो गई है और अब तक जो कुल आंकड़ा आया है, ईरान में 224 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब आप कह सकते हैं ये ऑफिशियल आंकड़ा है जो ईरान ने जारी किया, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो तबाही है, तबाही का मंजर ईरान में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन तबाही की तस्वीरें इजराइल से भी आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल के शहरों में, जैसे तेल अवीव जैसे शहर हैं या हाइफा जैसे शहर हैं, वहां किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, खासतौर पर तेल अवीव ने किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसे शहरों में ऐसे बमबारी की जा सकती है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में बमबारी की जा सकती है। इसीलिए वहां एहतियात के तौर पर लोगों को बंकरों में भेजा जा रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसके लिए इजराइल के लोग अभ्यस्त नहीं है। और ये एक ऐसी भी तस्वीर है दोस्तों जो इस बात की तस्दीक करती है कि भले ही ईरान के पास इतनी सैनिक क्षमता ना हो कि वो इजराइल को किसी भी तरह के सीधे युद्ध में हरा सके, लेकिन अगर ये संघर्ष अगले 72 घंटे और चलता है तो इजराइल में जो नुकसान होगा उसको लेकर भी वहां के लोगों के बीच एक मंथन होगा, एक चिंतन होगा कि आखिर इस संघर्ष से हमको मिला क्या। क्योंकि देखिए, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, कम या ज्यादा पर हम बात कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सामने आ गए। उन्होंने फिर दावा कर दिया है और इस दावे में फिर से उन्होंने वही बात बोली है जो न जाने वो कितनी बार बोल चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का सीजफायर करवाया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध करवाया। अब ट्रंप एक बार फिर से ईरान और इजराइल को भी कुछ ऐसे ही संघर्ष को रोकने की हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि वो चाहें तो वो दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि ट्रंप को ऐसा करने से कौन रोक रहा है। वो चाहे तो आज एक फोन करके नेतन्याहू को समझाएं और ये संघर्ष रोक दें। हालांकि वो इस तरह की व्यापार की धमकी ईरान और इजराइल को क्यों नहीं दे पा रहे, ये अपने आप में सवाल है। हाँ, लेकिन ट्रंप का ये बयान अपने आप में बताता है कि अब तक अमेरिका खुले तौर पर इस युद्ध में इजराइल के साथ आने से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको ईरान के एक्शन का भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका खुला समर्थन करता है इजराइल का और पूरा उसको सपोर्ट में आता है तो फिर ईरान जो अमेरिका के ठिकाने हैं इजराइल के अंदर, उनको भी निशाना बनाएगा। यहाँ मैं एक और आपको बात बता दूं दोस्तों कि अमेरिका इसलिए भी बच रहा है, ट्रंप इसलिए भी बच रहे हैं, क्योंकि वो इसी वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वो दुनिया भर में जो अमेरिका अपने आप को जंग के मुहाने पर फंसा के रखा हुआ है, वहां से अपनी सेनाएं वापस लाएंगे और वो किसी भी हाल में किसी भी जंग के पक्ष में नहीं है। वो एक बहुत ही शांतिप्रिय नेता के तौर पर अपने आप को दिखाते हुए सत्ता में आए थे। दूसरा, अगर अमेरिका खुलेआम फिर इजराइल के समर्थन में आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों चीन और रूस से भी ईरान यही उम्मीद करेगा। रूस के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, लेकिन रूस जो एक इम्पोर्टेंट एलाई बनकर उभरा है हाल के दिनों में ईरान के लिए, उसके लिए दोस्तों चीन के लिए फिर एक बहुत
धर्म संकट वाली स्थिति हो जाएगी कि वो ईरान के टोटली वैसे ही मिलिट्री सपोर्ट में आए जैसे अमेरिका आए। और अगर अमेरिका और चीन इस युद्ध में कूद गए तो फिर इसको आप रोक नहीं सकते, इसका कोई अंत नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सैन्य संघर्ष चल रहा है दोनों ही देशों के बीच में, इसमें आप किसका पड़ला भारी है या किसको कितना नुकसान हुआ इसको लेकर तो विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ईरान इजराइल को छू भी नहीं पाएगा, ईरान इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बहुत मुश्किल होगा। ये बात सच है दोस्तों कि ईरान इजराइल को टक्कर नहीं दे सकता सैनिक क्षमता में, लेकिन ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकता है। ये ईरान ने इस सैन्य संघर्ष में दिखा दिया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान के पास जो दावा किया जा रहा है इजराइल द्वारा कि वो परमाणु अपनी क्षमता बढ़ा रहा है और वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है, दरअसल उसके पास अगर ऐसे कोई भी हथियार है या ऐसा कोई भी उसके पास जखीरा है तो उसको तबाह करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इजराइल के पास नहीं है। वो बिना अमेरिका की मदद के नहीं होगा, अमेरिका ही उसको खत्म कर सकता है क्योंकि उस जमीन के काफी नीचे है। तो इसके लिए अमेरिका को खुलकर इन हालातों में आना पड़ेगा। जैसी स्थितियां बताई जा रही हैं इजराइल द्वारा, ईरान अगर इस तरह का संघर्ष ना होता तो शायद महीने से पहले ही, कुछ हफ्तों में अपने आप को परमाणु संपन्न बना लेता, लेकिन अभी जिस तरह उस पर हमले किए गए हैं उसके लिए शायद वो प्रोग्राम थोड़ा मुलतवी हो जाए, लेकिन अब उसके लिए वो असंभव नहीं है, इनफैक्ट अब उसके लिए वो जरूरत हो गई है। दोस्तों, नेतन्याहू ने अपने संबोधन में भी बार बार ईरान के लोगों को संबोधित किया था। बेसिकली इजराइल की मंशा ये है कि ईरान के अंदर जो वहाँ के सत्ता के, वहाँ की सरकार ने, खामेनेई का पूरा प्रशासन है, उनका नेतृत्व है, उसके खिलाफ एक विद्रोह हो जाए। हालांकि उनको लेकर लगातार गुस्सा है वहाँ, लेकिन होता क्या है जब देश पर हमला होता है, किसी भी देश में आप देखें तो आपसी मतभेद आदमी भुला देता है। आदमी को ये लगता है पहले हम देश को बचाएं, बाद में वो देश कैसा होगा हम तय कर लेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जिस तरह के हमले कर रहा है ईरान पे, ईरान का पूरा नेतृत्व जिस तरह के गुस्से का सामना ऑलरेडी अपने जनता के बीच कर रहा था, अपने ऐसे बहुत से विद्रोही हैं वहां पर, वो और उसको फायदा हो जाए। ऐसा होता है, पाकिस्तान में हमने ये होता देखा है दोस्तों। वहां की आर्मी बहुत मुश्किल स्थिति में थी जब भारत पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन आज देखिए वहां की आर्मी अपने एक बार फिर से उतनी पॉपुलर हो गई है। दोस्तों, इस संकट से एक बात तो साफ हो गई, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, एक भी नेता नहीं है जो दुनिया में शांति कायम कर सके। अजीब बात यह है कि दुनिया का हर नेता अपने देश में शांति के नाम पर वोट मांगता है और दुनिया का हर नेता इस वक्त अपने देश में विश्वगुरु होने का दम भरता है, लेकिन अजीब बात यह है कि एक्चुअली में दुनिया के पास एक भी विश्वगुरु नहीं है जो दुनिया को लगातार बार बार जंग के मुहाने पर जाने से रोके। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अभी जो स्थितियां चल रही हैं, अगर ये मामला और बढ़ता है तो ये दुनिया भर में एक भीषण संकट खड़ा कर देगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।